नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे फेस टू फेस की विशेष मेहमान है उत्तराखंड विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी। रितु खंडूड़ी जी दूसरी बार लगातार विधायक हैं। एक राजनीतिक विरासत उनको मिली हुई है, तीसरी पीढ़ी की कह सकते पॉलिटिशियन हैं। और उनके पिताजी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। निश्चित रूप से उसका भी कुछ असर होगा। यही नहीं, रितु जी जिस तरह से शासन में पैठ रखती हैं, अगर उनके ससुराल पक्ष की बात करें तो प्रशासन में उनके जो पति हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, तो कह सकते हैं शासन प्रशासन दोनों का अनुभव रितु जी को है। उच्च शिक्षित महिला हैं, प्रोफेसर रही हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आज विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे विधानसभा सदन की कुर्सी पे बैठ के विधायकों को विधि का पाठ पढ़ाती हैं। तो ऐसी विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी जी हमारी विशेष मेहमान है। सीधे आपको ले चलते हैं उनसे, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं आजकल उत्तराखंड की सियासत में जो चर्चा में है, उन सब पे विस्तार से बातचीत करते हैं। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। आजकल उत्तराखंड बहुत चर्चित है, तमाम तरह के भर्ती घोटाले निकल रहे हैं। विधानसभा जो प्रदेश किस तरह से चलेगा, जहां पे उसकी विधि का निर्माण होता है, उसमें भी भर्ती घोटाला निकला। और आपने बहुत ही कह सकते बहुत शीघ्रता से समिति बनाई और उस पर त्वरित एक्शन भी लिया। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये कार्य, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उस नौकरी में थे बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशों से वहां तक पहुंचे थे। तो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा आपके लिए। देखिए, चुनौतियां तो जीवन में आती रहती हैं, ऐसा कुछ मेरे लिए नया चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा जो सोच थी वो बिल्कुल क्लैरिटी थी, मेरे मन में मस्तिष्क में क्लैरिटी थी कि हमें ये देखना है कि नियम कानून के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं, और उसी के तहत वो समिति बनी। और उसका मैंडेट भी केवल ये था कि नियम में ये जो भर्तियां हुई हैं नियम के तहत हुई हैं कि नहीं। तो इसलिए जब आप एक प्रिंसिपल थॉट के साथ आते हैं, क्लैरिटी के साथ आते हैं, तो चुनौती भी फिर आप उसको आसानी से पार कर पाते हैं। बहुत शीघ्रता से आपने काम किया। जब ये प्रकरण शुरू हुआ तो आप उस समय शायद विदेश में थी, और उसके बाद आपने आते ही हमको ध्यान है कि मीडिया को बुलाया और आपने समिति गठित करने की घोषणा कर दी। लेकिन जो समिति आपने बनाई उसको लेकर के विपक्ष को बड़ी आपत्तियां थी। उन्होंने कहा कि जो 3 मेंबर थे समिति में, वो सारे सरकार के किसी न किसी आयोग या इस तरह के एक तरह से कह सकती लाभ के पद पे थे, या इनडायरेक्टली सरकार से ओब्लाइज थे। और उनकी जो सिफारिशें थी या जो जांच पड़ताल थी, उस पे विपक्ष के नेताओं ने काफी आपत्ति की। वो आप तक भी उनकी आपत्तियां पहुंची होंगी? जी, पहुंची थी, मीडिया के माध्यम से मुझ तक पहुंची थी। लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने जो समिति बनाई है वो बिल्कुल इम्पेकेबल ऑफिसर्स हैं, इस प्रदेश के लिए सालों से काम करते आए हैं, नियमों के ज्ञाता हैं, पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो मेरे मन में तो कोई मैं श्योर थी कि मैंने सही समिति का चुनाव किया है। और उस समिति की रिपोर्ट जिस तरह से आई, जितने त्वरित तरीके से आई, जो मेहनत मैंने उस समिति की देखी, 20 दिन में जिस तरह की उन्होंने मेहनत की, मैं बहुत खुश हुई। और जो मैंने सोचा था कि उत्तराखंड के अफसर इस तरह का कार्य कर सकते हैं और जनता के सामने उस चीज़ को रख सकते हैं, वो उन्होंने किया। 1 महीने का समय था, लेकिन उन्होंने 20 ही दिन में रिपोर्ट दी। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो सोच थी मेरी कि अच्छी रिपोर्ट आएगी। अच्छी रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि हमारे हिसाब से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट वो आएगी जो आनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, नियमों को देखते हुए। सिर्फ नियमों को देखा गया और उस नियमों के तहत जिस तरह की रिपोर्ट आई है, मुझे लगता नहीं है कि समिति बनाने में कोई भी चूक हुई है। और अब तो सभी लोगों को ये समझना चाहिए और खुश होना चाहिए कि ऐसी समिति जिसने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दी, और शायद बहुत कम समितियां होंगी जो इतनी त्वरित तरीके से रिपोर्ट दे पाती हों, और मेहनत के साथ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, 20 दिन मैंने देखा, रात दिन एक किया है समिति ने। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो समिति बनी थी वो सही बनी थी और सही रिपोर्ट आई है बाहर। अच्छा, 2016 से 2021 के बीच की जो नियुक्तियां थी, उनको तो
समिति के अनुसार आपने उसे हटा दिया है, रद्द कर दिया है। ऐसी बातें भी लगातार उठ रही हैं कि समिति का ये मानना था कि 2000 जब से राज्य का निर्माण हुआ, जब से विधानसभा बनी उत्तराखंड की अलग से, वो उस समय से लगा के अब तक की जो नियुक्तियां हुई हैं वो भी संदिग्ध हैं, और आपने ये भी कहा था कि उसको हम विधिक राय लेंगे। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि समिति को पूरा ही दिया गया था 2000 से 2021 तक का, क्योंकि ये इनका रेगुलर हो चुके थे ये एम्प्लॉयज़, तो इसमें हमको लीगल ओपिनियन लेना हमारा बहुत आवश्यक है और हम उसको लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। अब थोड़ा समय में, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं विधानसभा में, आप लोग निश्चिंत रहिए कि उस पर भी हम लोग लीगल ओपिनियन अवश्य लेंगे। अच्छा, एक और सवाल खड़ा होता है रितु जी कि जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार से तदर्थ या अस्थायी प्रकृति की नियुक्तियां हुई, इसने विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार को भी कटघरे में खड़ा किया। और ये जो दौर है, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आपने देखिए लाल बत्तियों का क्या जमाना हुआ करता था और उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब ऐसा भी समय आ गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के जो विशेषाधिकार होते हैं उन पर भी एक बार विचार किया जाना चाहिए? देखिए, कोई बहुत हमारे पास स्पेशल पावर्स होते नहीं हैं। विशेषाधिकार का मतलब ये है कि हाँ, कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, लेकिन हम भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं, नियमों से बंधे हैं। उस नियम के तहत कुछ छोटे मोटे विशेष स्पेशल पावर्स होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो नियमावलियाँ हैं, चाहे वो विधानसभा की हैं, उनको हम उसके दायरे के अंदर हमें कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरे पास एक ऐसी कलम है जिससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये सही नहीं है। लेकिन पावर्स हैं, पावर्स को हमें कानून को देखते हुए, नियमों को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते हुए यूज़ करने का अधिकार है। एक और सवाल इस पे अलग अलग क्षेत्रों से आ रहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों का अधिकार है, उनका अपना कोलेजियम होता है, उसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष का भी ये अधिकार होता है। और जो नियुक्तियां संदिग्धता के दायरे में आई और जो 2 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पे उंगली उठी, वो अपनी जगह सही है, उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और विधानसभा में उस समय कार्मिकों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने नियुक्ति की। इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, ऐसा है, मैंने इस टॉपिक पे बहुत जवाब दे दिया है, सब जुडिस है मामला, तो मैं इस चीज़ को तो यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगी कि कोर्ट्स में क्या डिसीजन होता है। इसके अलावा जो आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन मामला सब जुडिस है, तो बहुत ज़्यादा इस पे मैं आपको नहीं बोल पाऊँ। चलिए, अब आते हैं थोड़ा विधानसभा पे। आप पहली महिला स्पीकर हैं और सत्र का भी संचालन किया, तो क्या रहा, कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत अच्छा रहा। 2 सत्र मैं कर चुकी हूँ। लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, मैं भी नई हूँ इसमें, लेकिन सपोर्ट रहा, अच्छे से हम कर पाए। विधायकों को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी के थे, इंडिपेंडेंट्स हमारे पास हैं, तो सभी को मौका दिया गया कि वो अपनी अपनी बात, अपने अपने क्षेत्र की बात रख सकें। डिबेट्स भी कुछ हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आगे हम और इसको सशक्त करें, सुदृढ़ करें, स्वस्थ करें, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है एक, जहाँ विधायकों को अपनी बात रखने के ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर विधायक अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को रख सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो आगे हमारा प्रयास रहेगा कि सत्र जो है थोड़े लंबे भी चलें और डिबेटिंग भी उसमें हो, भागीदारी ज़्यादा हो, पक्ष विपक्ष दोनों की भागीदारी अच्छी हो, तो इसका प्रयास रहेगा। वैसे जो मेरी शुरुआती अनुभव रहे, वो काफ़ी अच्छे अनुभव रहे। रितु जी, महिलाओं को कहते हैं देश की आधी आबादी, और देश अभी 75वां साल आज़ादी के पूरे किया। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। बात करें संसद के दोनों सदनों की या अलग अलग राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों की, आज भी कहीं भी 35% का भी आंकड़ा महिलाओं ने छुआ नहीं है संसद में रिप्रेजेंटेशन का। तो इसको लेकर के क्या सोचती हैं? देखिए, होना चाहिए कहीं पर भी। अभी आप देखिए, मीडिया के आप 3 लोग बैठे हैं, एक भी महिला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं या आप नहीं चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। धीरे धीरे मेरिटोरियस वुमेन आ रही हैं। अब आप देखिए, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें,
जैसे ही 50% की हमको रिजर्वेशन मिला, आज आप देखिए कितनी जिला पंचायत सदस्य, कितनी बीडीसी मेंबर्स, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, मेयर, तो मौका मिलने की बात है। और मुझे लगता है धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो जो नई जनरेशन आ रही है उसमें मुझे एक छोटा सा हल्का सा बदलाव दिखता है, जो कि बहुत इनकरेजिंग है कि महिला और पुरुष में कोई बहुत अंतर नहीं दिखता है। आपस के भी रिलेशनशिप जो पुरुष और महिला में है, दे आर वेरी इनकरेजिंग कि एक दूसरे को आगे बढ़ना चाहिए, महिला को आगे बढ़ना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, बहन को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा माहौल धीरे धीरे बनता हुआ नज़र आ रहा है। समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं, जहां महिलाओं को भी 50% दिखें हम लोग, चाहे संसद में हो, चाहे हम अपनी विधानसभाओं में हो, आ रहा है समय, धीरे धीरे हम लोग वहां पहुंचेंगे। ऋतु जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अभी एक अनूठी पहल की। जो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए निर्धारित किया कि उस दिन सिर्फ महिला विधायक ही बोलेंगी, और हम लोगों ने उसे लाइव देखा। बहुत सारी तमाम ऐसी महिलाएं जो कभी बोलती ही नहीं थी सदन में, या उन्हें मौका नहीं मिलता था, उन्होंने भी अपनी बातें बहुत खुल करके बहुत अच्छी तरह से रखा। उनको प्रोजेक्शन भी मिला सदन में, मीडिया में भी प्रोजेक्शन मिला। तो क्या लगता है कि आपके जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो आपकी विधानसभा है, उसमें भी कुछ इस तरह का? जी बिल्कुल, मैं तो पहले बधाई देना चाहूँगी स्पीकर साहब को, महाना जी को। बहुत ही अनूठी, बहुत ही अच्छी पहल थी। और आपने सही कहा, मौका नहीं मिलता, एक्सपोजर क्योंकि महिलाओं को नहीं होता है, थोड़ा सा सकुचाती भी हैं सदन में खड़े होकर बोलने में। सब उसको आता है, पता है क्या बोलना है, लेकिन एक झिझक होती है। और जब इस तरह की पहल होती है तो महिला हिम्मत करके बोलती है, और जब एक बार बोलना शुरू करती है तो फिर बार बार बोलने का उसको फिर वो धीरे धीरे सीखती है और आदत होती है। तो बहुत अच्छी पहल है, और हम भी विधानसभा में अपनी उत्तराखंड में निश्चित तौर पे कुछ युवाओं को, महिलाओं को लेकर जल्द कुछ इस तरह की एक पहल करेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें आपके इस दायित्व पे हो गई विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे। आप एक पॉलिटिशियन फैमिली से आती हैं, और महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष थी, यमकेश्वर से विधायक थी, और आपका टिकट काट दिया गया। ये लगा कि अब आपको शायद टिकट नहीं मिलेगा, और कांग्रेस से एक नई महिला मोर्चे की अध्यक्ष बीजेपी में आई थी, उनको तुरंत टिकट दे दिया गया। तो एक मीडिया में भी बहुत माहौल बना, आपके प्रति लोगों में एक इमोशनल वो भी देखा गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको लास्ट मोमेंट पे नई विधानसभा भेज दी गई, उस विधानसभा भेज दी गई जहां आपके पिताजी बतौर मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके थे। तो उस समय कैसा महसूस हुआ कि कितनी बड़ी चुनौती है, और फिर बहुत कम समय में किस तरह से आपने मैनेज किया और आप वहां से विजयी होकर आई? देखिए, जब टिकट कटा था तो स्वाभाविक है, मनुष्य हूँ तो थोड़ा सा परेशानी, दुख तो होता है, लेकिन मैंने उसको अपनी स्ट्राइड में लिया। आई सेड कि एक निर्णय लिया गया है, पार्टी ने एक निर्णय लिया है और उसको सर माथे पर। एंड मैं तैयार थी कि अब मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी ही, तो मेरे पास एक और जिम्मेवारी थी, और मुझे ये तय था दिमाग में कि अब जगह जगह घूमते हुए मैं पार्टी को दोबारा से वापस लाना है। तो इस तरह का मस्तिष्क में था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन जब ये निर्णय किया गया कि मुझे कोटद्वार भेजा जाएगा, तो एक मन में आया कि मेरे पिताजी हारे हैं, मैं उस सीट पर जा रही हूँ, क्या होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं चलती हूँ, स्ट्राइड्स लेती हूँ, चलती हूँ, कोई बहुत सोचती नहीं हूँ कि इससे मुझे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, उस तरह की सोच नहीं रखती हूँ। और चुनौती लेने की आदत है। देखा है पिताजी 71 की वॉर में, जब 71 की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन ब्लैकआउट्स होते हैं, बंकर्स बनते हैं, वो चीज़ भी अभी भी दिमाग में है। जब डेड बॉडीज़ आती थी घर में, एक हरे बैग में आती थी, तब बैग्स में आती थी, तो वो देखा है। तो उससे आदमी मजबूत हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चुनौतियां हैं, देखी हैं, बचपन से देखती आई हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं था कि
मुझे यहाँ भेज दिया गया, एक सेकंड के लिए वो दिमाग में है। उसके बाद फिर आई टुक इट ऑन, और सिद्धबली की कृपा, जनता का प्यार, महिलाओं का साथ जो मिला, उसके बाद जीत हुई। ईश्वर इच्छा होती है, देखिए जैसे ईश्वर चाहता है, जो आपकी डेस्टिनी होती है वो होना ही होता है। हाँ, कर्म हम करते चलते हैं, अच्छे कर्म करते चलते हैं, और फिर उसका फ़ायदा होता ही है। देश की राजनीति जब भाई भतीजावाद से प्रेरित हो, ग्रसित हो, उस पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हों। आपको मैंने कहा, जैसा कि मुझे जानकारी है, तीसरी पीढ़ी की आप पॉलिटिशियन हैं, और आपके परिवार में वैचारिक स्वतंत्रता भी बहुत हमने देखी। आपके पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे, केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुझे ध्यान है व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके पिताजी से मिलता था तो उन्होंने आपका कभी फेवर नहीं किया, न तो मनीष जी का फेवर किया। उन्होंने सदैव ये बात कही कि ये लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे, और शायद अगर वो फेवर करते तो आप पहले ही बार में, जब आप विधायक चुनी गई तो आप मंत्री भी बन जाती। तो उस समय क्या फील हुआ, कभी दबाव डाला पिताजी पे कि भाई आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? ऐसा है, मुझे कभी कुछ लोग पूछते भी हैं कि आपके पिताजी सीएम थे। हम एक कहानी, छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। जब मैं अपने पिताजी के इलेक्शन में 2014 में आई, क्योंकि मेरी माँ नहीं आ पा रही थी, उनका पैर टूटा था, तो मुझे किसी कार्यकर्ता ने पूछा कि आप कितने भाई बहन हैं। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा मेरे पिताजी 90 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता है कि मेरे पिताजी के कितने बच्चे हैं। एक तरह से अजीब भी लगा, फिर खुशी भी हुई। मैंने कहा एक दिस इज़ बहुत बढ़िया है कि हम कहीं थे ही नहीं। पिताजी ने मेरे कभी मुझे इनकरेज नहीं किया। जब वो सीएम थे तो मेरा भाई विदेश था। मेरे पिताजी जब रोड मिनिस्टर थे तो मेरे भाई ने मुंबई में लाइन में खड़े होकर लाइसेंस बनाया है। तो हमें ये संस्कार दिए गए। एक दिन मेरा चालान कटा, डर इस बात का था कि चालान कटने का नहीं था, कि मेरे पिताजी तक अगर खबर पहुंच गई कि ये लोग रूल ब्रेक कर रहे थे तो घर में कितनी डांट पड़ेगी। तो ये संस्कार हमें शुरू से मिले हैं। कोई सीएम थे, मुझे नहीं पता है कि कोई मुझे जानता था, ना नेता यहाँ के जानते थे, ना अफसर यहाँ के जानते थे, और मीडिया से तो कोई मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि हम रहे नहीं। हमें इन चीज़ों से दूर रखा गया। मेरी शायद डेस्टिनी थी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना था। मेरे पिताजी ने मेरे टिकट के लिए नहीं बोला। आपने बिल्कुल आज बहुत अच्छी बात बोली, और पहली बार मैं एक मीडिया के से सुन रही हूँ इस चीज़ को, कि आपके पिताजी आप लोगों के पक्ष में कभी नहीं थे। मेरे माँ पिताजी दोनों ही नहीं थे। लेकिन ये डेस्टिनी थी कि जब मैं 2014 में पूरा गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी तो एनजीओ को लेके घूमी, और जब घूमी तो मुझे लगा मैं यहाँ बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर सकती हूँ। उस वक्त शायद दिल्ली में लोगों ने मुझे देखा होगा, मेरी कार्यशैली देखी होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन आई थिंक इट इज़ डेस्टिनी। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि 3 पीढ़ी के हम पॉलिटिशियन हैं इसलिए हम आ गए और हमको हाथों हाथ उठा लिया गया। जनता अब ऐसा नहीं करती है, वो आपको देखती है, समझती है। बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, वो आपको ज़रूर मिलता है कि आप खंडूरी जी की बेटी हैं, या आप बहुगुणा जी की उनके आपके दादा थे, उस समय से आप चले आ रहे हैं, वो बिल्कुल देखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ आज जनता ये जानती है कि ये कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। फाइनली इट इज़ ऑल अबाउट मेरिट, नथिंग मोर नथिंग लेस, केवल मेरिट की बात होती है। अच्छा, आप दोनों बहुगुणा और खंडूड़ी परिवार में एक दुर्लभ संयोग भी मुझे दिखा। जिस तरह से विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने, आपके पिताजी कभी देखा जाए तो उसी तरह से बने। इसी तरह से वहाँ साकेत बहुगुणा बहुत सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन राजनीति में भविष्य बना सौरभ बहुगुणा का। इसी तरह से देखिए मनीष जी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जो आपके बड़े भाई हैं, और छोटे भाई, आप काफी सक्रिय और आपको सफलता भी मिली। तो ये दुर्लभ संयोग एक आपकी फैमिली में देखा गया, कभी ध्यान दिया आपने कि? नहीं, देखिए भाई हैं, साकेत भी भाई है, मनीष भी भाई है, और दिस इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी। पॉलिटिक्स या कुछ भी चीज़, सिविल सर्विसेज, मीडिया, हर चीज़ में डेस्टिनी बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। मेरिटोरियस ज़रूरी नहीं है कि मेरिट वाला ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसमें मेरिट के साथ साथ डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि आपकी डेस्टिनी आपको क्या करना चाहती है। तो हर आदमी के अपने जीवन का एक पाथ होता है, एक राह होती है। वो राह ईश्वर के माध्यम से डिसाइडेड होती है। तो इसलिए शायद हम दोनों, सौरभ और मैं, इसमें हैं, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और साकेत और मनीष अभी संघर्ष कर रहे हैं। महिलाओं की हम लोग बात करते हैं कि आधी आबादी है और उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जो चुनौतियां हैं उसको प्रायः हम उपेक्षित कर देते हैं। आप भी एक महिला हैं, परिवार भी है, और आपके जो हस्बैंड है वो भी सर्विस में है। तो बच्चों का भविष्य किस तरह से
अगर आप पारिवारिक बात कर रहे हैं, महिला, देखिए जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ सोचने की बहुत स्वतंत्रता है, तो हमारे यहाँ भी इसी तरह की चीज़ है। मेरे दोनों बच्चे लॉयर्स हैं, एक गेट्स फाउंडेशन में है, एक सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। तो उनका निर्णय है क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। एक अच्छे सिटीज़न इस प्रदेश के लिए, एक अच्छे नागरिक बने, वो मेरा कर्तव्य है। मेरे और मेरे हस्बैंड का यही काम है कि हम एक अच्छा सिटीज़न देश को दें, जो इस देश की जो थॉट है, जो इस तासीर है इस देश की, उस तासीर के तहत इस देश के लिए कार्य करें, ईमानदारी से काम करें, प्रिंसिपल तरीके से काम करें, जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस दफ्तर में हैं, उसमें उसके लिए ईमानदारी से काम करें। एक और सवाल है रितु जी, विधानसभा अध्यक्ष की जो मर्यादा है वो बहुत ज़्यादा, जो लिमिटेशंस हैं बहुत टाइट हैं, टफ हैं। आप न तो पार्टी के किसी कार्यक्रम में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकती है, मतलब एक्टिवली आप एक्टिव नहीं रह सकती। तो इसको लेकर के भी कभी महसूस हुआ इधर? शुरू में होता था, थोड़ा सा लगता था, क्योंकि आदत थी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष थी, तो संगठन के साथ कार्य करने की बहुत आदत थी, विधायक के तौर पर भी। लेकिन बनता है बैलेंस, संतुलन बिठाया, बैलेंस बनता है। और देखिए, आखिर नेता हैं तो पॉलिटिक्स हैं, तो पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स तो होती ही है, लेकिन एक मर्यादा के तहत हम इस कार्य को करते हैं, और मर्यादा में ही रहकर करना है। क्योंकि जो भी कहिए आप, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठी हूँ, और इस कुर्सी की गरिमा रखना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, तो उसको रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। ये जो भर्ती घोटाला हुआ और जिसमें जो भी आपने त्वरित कार्रवाई की, एक सवाल ये बनता है कि इसमें मुख्यमंत्री जिस तरह से सक्रिय रहे, तो क्या लगता है आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप इसको बहुत आसानी से कर सकी? देखिए, ऐसा है, युवा मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सहयोग मिलता ही है। देखिए, अकेले आदमी कोई भी कोई काम नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। और इतने बड़े निर्णय में सहयोग मिलता है, साथ लोग देते हैं। और युवा मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज़ को समझे होंगे कि इस प्रदेश का युवा परेशान है, और नियम के तहत हर चीज़ होनी चाहिए, हर युवा को मौका मिलना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, आर्टिकल 14-16 यही कहता है। तो निश्चित तौर पे उनका भी बहुत सहयोग रहा और सपोर्ट रहा। सीपीए की बैठक में भी आप भाग लेने गई थी, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा। उत्तराखंड को मैंने रिप्रेजेंट किया सीपीए की एग्जीक्यूटिव बॉडी में, इसलिए मैं स्पीकर साहब जो हमारे लोकसभा के ओम बिरला जी को, उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इस छोटे से प्रदेश से उन्होंने एक महिला को भी चांस दिया। हम एग्जीक्यूटिव में बैठे, दूसरे मेंबर असम के स्पीकर थे, और पूरा जो माहौल था, जो कनाडा में हैलिफैक्स में, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऑफ कोर्स हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन सीखने का मौका मिला कि ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से काम होता है, अपने देश की बात आगे हम लोगों को किस तरह से रखनी चाहिए, किस तरह से हम पूरे जो देश में अपने देश को सबसे नंबर 1 पर कॉमनवेल्थ के उसमें किस तरह से ले जा सकते हैं, मजबूती से अपना पक्ष कैसे रखा जाता है। तो इट वॉज अ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। एक अंतिम सवाल है, मैं बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को जानता हूं जो पहले शिक्षक रहे। इवन प्रणब मुखर्जी, जो हमारे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, वो भी पहले शिक्षक थे, और आप भी शिक्षक रही। तो कैसा महसूस होता है शिक्षा क्षेत्र से अचानक बिल्कुल अपोजिट फील्ड में आ जाना? कैसा अनुभव रहा है? अच्छा अनुभव रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है अभी भी मैं शिक्षकों की तरह ही बात करनी शुरू हो जाती है। मेरे भाषण भी कभी कभी, अब मैं जब कभी देखती हूँ अपने को, तो मुझे लगता है कि मैं एक शिक्षक की तरह, एक प्रोफेसर की तरह ही बात करती हूँ। अच्छा है। देखिए, पढ़े लिखे हम लोग जितने लोग आएंगे किसी भी फील्ड में, तो नेचुरल है कि उस फील्ड को और आप अच्छा ही कर लेंगे। तो पढ़े लिखे लोग आए, टीचर्स आए, और प्रोफेसर्स के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरा ये रहा है कि हमने 18 साल के बच्चों को पढ़ाया है, 22 साल के बच्चों को पढ़ाया है। तो एक सबसे टफ एज होती है, उनको हैंडल करना, उनको समझना। तो मुझे लगता है मेरी पॉलिटिक्स में वो जो मैंने 12-14 साल पढ़ाए हैं, उसमें बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, युवाओं की क्या सोच हो सकती है, वो क्या सोचते हैं, वो पूरा मुझे आज एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमती हूँ या यंगस्टर्स से बात करती हूँ। तो वो एक मेरे लिए, मुझे
लगता है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ही कहूँगी सीखने का था, और उससे मुझे आज पॉलिटिक्स में बहुत मदद मिलती है। आप हमारे शो में आई, अपने अनुभव शेयर किए, अपने जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में बताया, जो योजनाएं हैं उसको भी हमारे दर्शकों से बांटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से जो भर्ती घोटाला है उस पर किस तरह से उन्होंने काम किया, किसकी किसकी मदद मिली, बहुत विस्तार से बताया, और आगे किस तरह से वो विधिक राय लेकर के किसी के साथ अन्याय न हो इस बात का भी ध्यान रखेंगी, इसका भी उन्होंने एक तरह से वादा किया। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।